हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्लैब के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन स्लैब। स्लैब क्या होता है? सबसे पहले तो स्लैब आप लोग ज़्यादातर देखते हो बिल्डिंग के अंदर फ्लोर की तरह उसका यूज़ होता है या फिर रूफ की तरह उसका यूज़ होता है, और एक फ्लैट एलिमेंट होता है जिसकी डेप्थ कम होती है और उसकी लेंथ और विड्थ ज़्यादा होती है, और उसके ऊपर जो लोड लगता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। अभी सबसे पहले तो उसकी टाइप्स क्या है। तो स्लैब की टाइप, बहुत सारी टाइप के स्लैब होते हैं। तो यहाँ पे जो स्लैब के ऊपर जो लोड लगते हैं उसके हिसाब से इसकी 3 टाइप है। जैसे कि बीम के अंदर भी होता है, लोड लगता है तो 3 टाइप के बीम में डिवाइड किया हुआ है। एक सिंपली सपोर्ट बीम होता है, एक कैंटिलीवर बीम होता है और एक कंटिन्यूस बीम होता है। इसी तरह स्लैब को भी तीन लोड के हिसाब से 3 तरह में डिवाइड किया है: सिंपली सपोर्टेड स्लैब, कंटिन्यूस स्लैब एंड कैंटिलीवर स्लैब। ज़्यादातर आप लोग को एग्जाम में सिंपली सपोर्टेड स्लैब एंड कंटिन्यूस स्लैब आता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्लैब। टाइप्स ऑफ स्लैब के अंदर ये 5 टाइप के स्लैब है। फर्स्ट है वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, फ्लैट स्लैब रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन कॉलम विदाउट बीम, ग्रिड स्लैब, सर्कुलर स्लैब और अदर स्लैब। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। वन वे स्लैब क्या होता है? तो वन वे स्लैब मतलब होता है कि Ly/Lx लॉन्गर स्पान डिवाइड बाई शॉर्टर स्पान, उसका आंसर ढूंढो। अगर उसका आंसर ग्रेटर और इक्वल टू 2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा आता है तो उसको बोलते हैं वन वे स्लैब। और अगर Ly/Lx लेस देन 2 आता है तो उसको बोलते हैं टू वे स्लैब। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को हम लोग डिटेल में डिज़ाइन करनी है, जो मैं आप लोग को आगे के लेक्चर में बताऊंगा। अभी वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है? तो स्लैब के अंदर 2 तरह के स्टील होते हैं, एक होता है मेन स्टील और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो वन वे स्लैब के अंदर जो मेन स्टील होता है वो बेंटअप या चिपिया फॉर्म में होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टील होता है वो स्ट्रेट बार होता है। और टू वे स्लैब के अंदर मेन स्टील जो होता है वो बेंटअप या चिपिया फॉर्म में होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो भी बेंटअप या चिपिया फॉर्म में होता है। मतलब दोनों बेंटअप और चिपिया फॉर्म में होता है, ये डिफरेंस होता है। फिर फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब ज़्यादातर कैसा होता है? जो फ्लैट होता है, मतलब आपके अंदर, आप लोग रूम के अंदर देखेंगे जहाँ पे बीम के फ्लैट जो स्लैब होता है उसको डायरेक्टली लोडेड किस पे दे देते हैं? विदाउट बीम कॉलम के ऊपर दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लैट स्लैब। फिर ग्रिड स्लैब। ग्रिड स्लैब क्या होता है? ज़्यादातर ऑडिटोरियम हो, मैरिज हॉल हो या फिर सिनेमा हॉल हो, वहाँ पे क्या होता है? कॉलम के ऊपर जो पेरिफेरी होती है वहाँ पे क्या होता है? बीम रखते हैं और स्लैब के नीचे बीम होता है। ये इस तरह होता है ग्रिड स्लैब। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली समझने के लिए। सर्कुलर स्लैब। सर्कुलर स्लैब कहाँ पे देखते हो आप लोग? ज़्यादातर वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर आप लोग देखना मिलेगा, आप लोग को सर्कुलर स्लैब देखना मिलेगा, डोम्स के अंदर यूज़ करते हैं। फिर बीम और स्लैब के बीच में डिफरेंस क्या है? तो एक साइड आप लोग बीम सोचो, एक साइड आप लोग स्लैब सोचो। तो बीम के अंदर विड्थ जो है वो कम होती है, जो बी होता है वो कम होता है, और स्लैब के अंदर जो बी होता है वो ज़्यादा होता है। फिर स्लैब के बीम के अंदर आप लोग कंप्रेशन और टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हो, दोनों जोन में आप लोग स्टील प्रोवाइड करते हो। और स्लैब के अंदर एक ही जोन में स्टील होता है, कंप्रेशन टेंशन जोन में ही स्टील होता है, कंप्रेशन जोन में स्टील होता नहीं है। फिर बीम के अंदर होता है शियर रेनफोर्समेंट, बेंट अप बार या
स्टीरप्स, वर्टिकल स्टीरप्स, रेनफोर्समेंट को बांधने के लिए वर्टिकल स्टीरप्स को यूज़ करते हैं। तो या वर्टिकल स्टीरप शियर स्ट्रेस, शियर रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं बीम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे शियर स्ट्रेस बीम के अंदर ज़्यादा होता है इसके लिए। पर स्लैब के अंदर ऐसा कोई शियर रेनफोर्समेंट, वर्टिकल स्टीरप्स ऐसा कुछ यूज़ होता नहीं है। फिर स्लैब की डेप्थ कम होती है और बीम की डेप्थ ज़्यादा होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्लैब और बीम के बारे में। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी इतना आता नहीं है। पर ये जो मैं अभी आप लोग को करवाने वाला हूँ, डिज़ाइन स्टेप्स फॉर स्लैब, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी स्लैब का एग्जाम्पल होगा, आप लोग ये स्टेप फॉलो करोगे आप लोग, और आप लोग को इजी पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये स्टेप लिख लेंगे कहीं पे या फिर याद रख लेंगे, तो आप लोग को स्लैब का कोई भी एग्जाम्पल होगा, कोई प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। डिज़ाइन स्टेप फॉर स्लैब, तो सबसे पहला स्टेप कोई भी स्लैब का एग्जाम्पल होता है, या वन वे होगा, या टू वे होगा, या वन वे सिंपली सपोर्ट होगा, या वन वे कंटिन्यूस होगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है इफेक्टिव डेप्थ, सेकंड स्टेप होता है इफेक्टिव स्पान, थर्ड स्टेप होता है लोड कैलकुलेशन, फोर्थ स्टेप होता है बेंडिंग मोमेंट, फिफ्थ स्टेप होता है इफेक्टिव डेप्थ फॉर फ्लेक्सरल, सिक्स स्टेप होता है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट के अंदर दो तरह के स्टील होता है, एक होता है मेन स्टील और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। यहाँ पे आप लोग की डिज़ाइन खत्म होती है। फिर आप लोग ने जो कुछ डिज़ाइन किया है उसको चेक करना पड़ता है सर्विसिबिलिटी के लिए। तो चेक फॉर क्रैकिंग, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर शियर, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, एंड लास्ट में क्या होता है, स्केच ड्रॉ करना होता है। अगर आप लोग को कोई एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आया और आप लोग को खाली डिज़ाइन बोला है, चेक करने के लिए नहीं बोला है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ तक एग्जाम्पल करेंगे, सिक्स्थ स्टेप तक, और बाद में स्केच ड्रॉ कर लेंगे, तो आपको एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर आप लोग को चेक करने के लिए बोला है तो ही चेक का स्टेप करना होता है। अभी इन डिटेल सब स्टेप में कैसे क्या कैलकुलेशन करना है वो मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो पहले मैं बता रहा हूं आप लोग को वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब के बारे में। किसके बारे में, वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब के बारे में। फर्स्ट स्टेप इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ के अंदर आप लोग दो चीज ढूंढेंगे, एक होगा स्मॉल डी और एक होता है कैपिटल डी। और ये स्टेप जो है वो कहाँ से करते हैं, तो IS 456 2000 पेज नंबर 37 38। अभी यहाँ पे फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब पेज नंबर 37 पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए है L/D इज इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाई इफेक्टिव डेप्थ रेशियो इज इक्वल टू 20 × MF। यहाँ पे 20 क्यों लिखा है, क्योंकि सिंपली सपोर्ट है इसके लिए। वेयर L इज इक्वल टू क्या होता है, शॉर्टर स्पान। L इज इक्वल टू क्या ले लेना है, शॉर्टर स्पान। अभी MF मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन फैक्टर, और वो कहाँ से ढूंढते हैं, तो IS 456 2000 पेज नंबर 38 फिगर नंबर 4 पे से आप लोग MF की फिगर देखेंगे पेज नंबर 38 फिगर नंबर 4 के अंदर। तो दो चीज़ चाहिए आपको, एक चाहिए PT और एक चाहिए FS। PT का मीनिंग होता है परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, और FS का इक्वेशन आप लोग को फिगर के नीचे दिया हुआ है 0.58 FY। आप लोग ये पेज के अंदर IS कोड के अंदर देखते जाओ तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अभी PT परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट कितना होता है, तो आप लोग के पास इक्वेशन होता है 100 AST अपॉन BD, ये फॉर्मूला है PT का। पर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग को PT मालूम नहीं है, तो आप लोग को एज्यूम करना पड़ता है 0.3% से लेके 0.6% के बीच में कोई भी आप लोग एज्यूम कर सकते हो, डायरेक्टली एज्यूम करना है। फिर PT और FS ये दोनों को आप लोग फिगर नंबर 4 के अंदर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग को MF
मिल जाएगा। और MF कैसा लेना है वो मैंने आगे के लेक्चर में बताया है, तो आगे मेरे लेक्चर में आप लोग देख सकते हो। डी, स्मॉल डी, अभी आपका सपोज देखो यहाँ पे L की वैल्यू रख देंगे 20 और MF की वैल्यू, और D को ये साइड ले लेंगे और इसको ये साइड ले लेंगे, तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। अभी D का आंसर अगर 100 से कम है तो 100 एज्यूम कर लेना है, अगर 100 से लेकर 125 के बीच में है तो 125 ले लो, और अगर 125 टू 150 के बीच में है तो 150 ले लो। ज़्यादातर ये 3 ही होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 3 यूज़ किया हुआ है। 100 mm मतलब 4 इंच, 125 mm मतलब 5 इंचेस, और 150 mm इज इक्वल टू 6 इंचेस। और ज़्यादातर डेप्थ जो होती है स्लैब की वो 4 इंच, 5 इंच या 6 इंच, उससे ज़्यादा होती नहीं है। अभी कैपिटल डी के बारे में, स्मॉल डी प्लस डायामीटर डिवाइड बाई 2 प्लस क्लियर कवर। अभी स्लैब के अंदर मिनिमम क्लियर कवर होता है 20 mm का, और डायामीटर अभी मालूम नहीं है, इसके लिए 10 mm एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे डी, डायामीटर और क्लियर कवर की वैल्यू रख देंगे आप लोग, तो कैपिटल डी आप लोग को मिल जाएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। कोई भी वन वे स्लैब होता है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब, तो फर्स्ट स्टेप को ऐसे ही गिनते हैं। सेकेंड स्टेप, इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान IS 456 पेज नंबर 34 क्लास नंबर 22.2a के अंदर है। 22.2a क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, इसके लिए। अगर कंटिन्यूस होता है तो कंटिन्यूस के अंदर देखना है। फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, इसके लिए 22.2a के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग का जो इफेक्टिव स्पान होता है वो कैसा होता है, तो क्लियर स्पान प्लस डी और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, ये दो ढूंढना है, और दो में से जो मिनिमम होता है विच एवर इज लेस, वो आपका क्या हो जाता है, LE मतलब इफेक्टिव स्पान। फिर लोड कैलकुलेशन तो डेड, कोई भी सिंपली सपोर्ट का एग्जाम्पल होता है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब वन वे स्लैब होता है, तो 3 तरह के लोड होता है, डेड लोड, लाइव लोड एंड फ्लोर फिनिश। डेड लोड होता है, उसके लिए कैलकुलेशन के लिए B इंटू कैपिटल D इंटू 25 करना है, और कोई भी स्लैब का एग्जाम्पल होगा तो B इज इक्वल टू 1 मीटर लेना है। कितना लेना है, 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1000 mm। और D जो है कैपिटल D, वो भी आप लोग को मीटर के अंदर लेना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा डेड लोड का। लाइव लोड है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे देते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, तो इंटू 1 मीटर विड्थ के लिए करेंगे तो किलो न्यूटन पर मीटर में लाइव लोड भी मिल जाएगा। फिर फ्लोर फिनिश, अगर फ्लोर फिनिश आप लोग को दे दिया है तो वही लेना है, अगर नहीं दिया है तो 1 एज्यूम कर लेना है। कितना कर लेना है, 1 एज्यूम कर लेना है, और वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर डेड लोड, लाइव लोड एंड फ्लोर फिनिश, ये तीनों का प्लस कर देंगे तो आप लोग को टोटल वर्किंग लोड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल वर्किंग लोड। फिर फैक्टर लोड इज इक्वल टू 1.5 इंटू वर्किंग लोड, मतलब ये जो आंसर है उसको 1.5 से आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको W मिल जाएगा, फैक्टर लोड किलो न्यूटन पर मीटर में। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, बेंडिंग मोमेंट। अभी आप लोग कर रहे हो सिंपली सपोर्ट के लिए, तो सिंपली सपोर्टेड बीम, सॉरी सिंपली सपोर्टेड स्लैब एंड UDL लोड। तो सिंपली सपोर्ट के लिए बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है WL²/8। तो W कहाँ से आएगा, ये थर्ड स्टेप पे से आएगा, LE कहाँ से आएगा, सेकंड स्टेप से आएगा, तो ये आपका हो जाएगा MU, बेंडिंग मोमेंट फोर्थ स्टेप। फिर फिफ्थ स्टेप, इफेक्टिव डेप्थ फ्लोर फ्लेक्सर। तो ये कहाँ से करना है, SP 16 पेज नंबर 10 टेबल नंबर C।
MU-LAM का फॉर्मूला फॉर M20Fe415 होता है तो 0.138 FCK इंटू BD² होता है। यहाँ से आप लोग को क्या करना है, D ढूंढना है। मतलब आप लोग ने जो मोमेंट, ये जो मोमेंट आएगी वो मोमेंट के हिसाब से मिनिमम कितनी डेप्थ आपकी आनी चाहिए, होनी चाहिए। तो यहाँ से आप लोग का मिनिमम डेप्थ मिलेगा और आप लोग ने जो प्रोवाइड किया है वो मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम का मीनिंग होता है कम से कम इतना या यहाँ इतने से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपकी जो आपने जो डेप्थ लिया है फर्स्ट स्टेप में वो इसके आंसर से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये आप लोग चेक कर रहे हो। ये हो गया आपका 5th स्टेप। फिर आएगा 6th स्टेप, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट के अंदर फर्स्ट आता है मेन स्टील। मेन स्टील के अंदर कोई भी रेनफोर्समेंट का एग्जाम्पल होता है, आगे भी आप लोग ने देखा है। SP16 पेज नंबर 47, 48, 49 एंड 50, ये 4 में से ही कोई पेज यूज़ करते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर। अगर M15 होगा तो पेज नंबर 47, M20 होगा तो पेज नंबर 48, M25 होगा तो पेज नंबर 49 और M30 होगा तो पेज नंबर 50। ज़्यादातर M20 होता है तो M20 के लिए पेज नंबर 48 यूज़ करते हैं। M20 कंक्रीट और पेज नंबर 48 पे आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आप लोग को कॉर्नर में लिखा होगा MU/BD²। तो MU और B = 1 लेना है और D की वैल्यू रख दो तो यहाँ पे आप लोग को PT मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? PT। मतलब MU/BD² का कॉलम में आप लोग देखेंगे नियर बाय वैल्यू तो वो आंसर, और FE जो है Fe250 या Fe415 उसका कॉलम, तो ये रो एंड कॉलम देखेंगे आप लोग तो आपको PT मिल जाएगा। PT का फॉर्मूला होता है 100 AST/BD, तो AST आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ कि अगर ये AST का आंसर 300 या 300 से ज़्यादा होता है तो डायरेक्टली एज्यूम कर लेना है 10 mm डायमीटर। अगर ये आंसर 300 से कम होता है तो आप लोग को कितना ले लेना है, प्रोवाइड 8 mm डायमीटर ले लेना है। फिर SP16 पेज नंबर 230 पे आप लोग डायरेक्टली देखेंगे ये जो एरिया है, अगर आप लोग ने 10 mm एज्यूम कर लिया तो 10 mm का कॉलम पेज नंबर 230 पे 10 mm का कॉलम और उसका जो AST होगा वो उससे ज़्यादा, उसके नियर बाई AST देख लो तो आपको स्पेसिंग मिल जाएगा डायरेक्टली वहाँ से। वो मैं आप लोग को एग्जांपल में दिखाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। अगर SP16 पे से नहीं करना है तो आप लोग के जो कुछ स्टील दे लिया है डायमीटर, उसका डायमीटर ढूंढ लो, स्मॉल AST ले लो। फिर स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है स्मॉल AST अपॉन कैपिटल AST इंटू 1000। इसके ऊपर से भी आप लोग को स्पेसिंग मिल जाएगा। अभी जो मेन स्टील होता है वो 2 तरह के होता है, एक होता है बेंट अप फॉर्म में और एक होता है चिपिया फॉर्म में। तो कब बेंट अप लेना है और कब चिपिया फॉर्म में लेना है उसके लिए आप लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इफ़ 50% बार आर बेंट अप नियर सपोर्ट, मैंने कंसीडर कर लिया, मतलब एज्यूम कर लिया। तो AST जो आप लोग यहाँ पे जो AST ले लेंगे वो AST डिवाइड बाई 2 कर लो, 50% है मतलब आधा हो जाएगा। फिर फाइंड आउट करो मिनिमम AST, और मिनिमम AST कहाँ पे है, IS 456/2000 पेज नंबर 48 पे। फॉर Fe250 के लिए होता है AST मिनिमम 0.15% D इंटू कैपिटल D, और Fe415 के लिए होता है 0.12% B इंटू कैपिटल D। तो वहाँ से आप लोग को मिनिमम AST मिल जाएगा। उसको ना एक को 1 और एक को 2 बोल लो। अगर 1 इज़ लेस देन 2 होता है तो बेंट अप बार की ज़रूरत नहीं है। तो बेंट अप बार नहीं होगा तो कैसे फॉर्म में होगा, तो द बार्स आर प्रोवाइडेड इन चिपिया फॉर्म। चिपिया फॉर्म मतलब ऐसा होता है। और अगर 1 इज़ ग्रेटर देन 2 होगा
तो बार्स आर प्रोवाइडेड इन बेंट अप फॉर्म। बेंट अप फॉर्म में एक बेंट अप इधर से इधर होगा, एक बेंट अप इधर से इधर होगा। इसी तरह इसमें भी होता है, एक चिपिया इधर से इधर होता है और एक चिपिया इधर से इधर होता है। तो ये अल्टरनेट स्टील होता है। ये मैंने सेक्शन ड्रॉ किया है, इसके लिए ऐसा दिखेगा। ये आया समझ में? तो ये हो गया मेन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, कोई भी सिंपली सपोर्टेड स्लैब होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना होता है, मिनिमम प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड मिनिमम रेनफोर्समेंट। वन वे स्लैब के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मिनिमम प्रोवाइड करते हैं। तो मिनिमम स्टील आप लोग ने AST मिनिमम आगे ढूंढा ही है, तो वही ले लो। अगर उसका AST 200 से कम है तो 6 mm डायमीटर ले लो। अगर AST 200 या 200 से ज़्यादा है तो 8 mm डायमीटर ले लो। फिर उसको पेज नंबर SP16 पेज नंबर 230 पे देख लो तो आप लोग को स्पेसिंग मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे आप लोग की डिज़ाइन के स्टेप खत्म होते हैं, ऐसे डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, चेक फॉर क्रैकिंग। अभी चेक फॉर क्रैकिंग मतलब स्पेसिंग आप लोग ने जो लिया मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के अंदर जो स्पेसिंग आप लोग ले रहे हैं वो स्पेसिंग सही है या गलत, उसको चेक करने के लिए IS 456 पेज नंबर 46 पे मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर स्लैब होता है, फॉर मेन स्टील होता है 3D एंड 300 mm, विच एवर इज लेस। ये मैक्सिमम होता है। तो आपने जो मेन स्टील के अंदर स्पेसिंग प्रोवाइड किया है वो इससे कम होना चाहिए। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए होता है 5D एंड 450 mm, विच एवर इज लेस। ये होगा वो मैक्सिमम स्पेसिंग होगा। आपका जो आपने जो प्रोवाइड किया वो इससे कम होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा चेक फॉर क्रैकिंग। फिर चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन फर्स्ट स्टेप जैसे किया था वैसे ही होगा। IS 456 2000 पेज नंबर 37 38, इसमें डिफ्लेक्शन के अंदर क्या चेक करना होता है, तो एक्चुअल L/D इज लेस देन मैक्सिमम L/D। एक्चुअल L/D जो आप लोग ने सेकंड स्टेप में L ली है वो, और फर्स्ट स्टेप का जो D होगा वो आपका एक्चुअल L/D हो जाएगा। और मैक्सिमम L/D के लिए क्या हो जाएगा, 20 × MF। MF के लिए आपको PT चाहिए और FS चाहिए। FS आप लोग ने ढूंढा ही है फर्स्ट स्टेप में। PT के लिए वहाँ पे एज्यूम किया था, पर यहाँ पे 100 AST/BD वाला फॉर्मूला लगाना है। और ये जो AST है वो कौन सा लेना है, मेन स्टील का लेना है। किसका लेना है, मेन स्टील का। तो आपको PT मिल जाएगा। और फिगर नंबर 4 के अंदर देख लेंगे तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, MF मिल जाएगा और मैक्सिमम L/D मिल जाएगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक्चुअल L/D इज लेस देन मैक्सिमम L/D होना चाहिए। इट इज ओके। फिर नेक्स्ट, चेक फॉर शियर। चेक फॉर शियर के अंदर क्या चेक करते हैं, τV इज लेस देन τC डैश। पेज नंबर 72 73 पे है। तो सबसे पहले तो τV के लिए फॉर्मूला होता है VU/BD। अभी देखो आपके पास सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब और UDL लोड के लिए शियर फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो दोनों एंड पे। तो एंड मतलब क्या होता है, RA और RB। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल लोड डिवाइड बाई 2। और UDL है, इसके लिए W × L डिवाइड बाई 2। तो आपको ये VU मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, VU और BD की वैल्यू रख दो तो τV मिल जाएगा। फिर τC डैश के लिए पेज नंबर 58 59 वहाँ पे इक्वेशन है KS × τC। τC के लिए दो पेज है आपके पास, पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19 और SP16 पेज नंबर 178 टेबल है ये। उसके अंदर आप लोग को सबसे पहले तो PT चाहिए। PT इज इक्वल टू 100 AST/BD। अभी यहाँ पे देखो मैंने दो पार्ट किया क्योंकि आपके पास दो तरह का स्टील होगा शायद। तो अगर आपके पास अगर चिपिया फॉर्म में होगा तो AST मेन स्टील का ले लो। अगर बेंट अप बार में होगा तो जो मेन स्टील होगा उसका हाफ करके जो AST आएगा उसको AST यहाँ पे लेना है। ये ध्यान में रखना है आप लोग को। अगर चेपिया फॉर्म में आप लोग ने स्टील यूज़ किया है तो AST डायरेक्टली मेन स्टील का ले लो। अगर बेंट अप फॉर्म में यूज़ किया है तो मेन स्टील का हाफ करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है।
तो यहाँ से पीटी मिल जाएगा। पीटी और कंक्रीट उसको आप लोग को देखना होगा, टेबल नंबर 19 या पेज नंबर 178 पे देख लेंगे आप लोग तो टाउ सी मिल जाएगा। और केएस के लिए पेज नंबर 72 पे टेबल जैसा एक लिखा हुआ है, वहाँ पे कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ देखना है, तो वो डेप्थ के हिसाब से आप लोग को पेज नंबर केएस मिलेगा। क्या मिलेगा? केएस। तो केएस इंटू टाउ सी कर लेंगे तो टाउ सी डैश आपको मिल जाएगा। आपका क्या आना चाहिए? टाउ वी इज लेस देन टाउ सी डैश आना चाहिए। तो ये आपका चेक फॉर शियर हो जाएगा। और लास्ट में क्या कर लेंगे? स्केच ड्रॉ कर लेंगे। एक स्टेप मैंने नहीं करवाया है जो ज़्यादातर एग्जाम में आता नहीं है, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, वो एग्जाम में आता नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये आप लोग को स्टेप जो है वो समझ में आ गए होंगे। आप लोग सब ये जो स्टेप है वो एक पेज में या फिर कहीं पे भी लिख लो तो आपको कोई भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसको ये स्टेप को आप लोग जब भी एग्जाम्पल करते हो तो साथ में आपके पास रखो तो आप लोग को ईजी लगेगा एग्जाम्पल। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट के थ्रू आप लोग बता सकते हो।